मेरा नाम रितेश है। बचपन से लेकर अब तक का मेरा सफ़र बहुत ही कठिन रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान था जिसके भाग्य में कुछ भी नहीं था। मैं जब भी किसी काम में हाथ डालने की कोशिश करता, तो मुझे हमेशा उसमें लॉस ही होता था। ऐसा मेरे साथ सिर्फ जवानी के समय से ही नहीं, बल्कि बचपन से ही हुआ था। मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा था। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन थी, उसका नाम किरण था। बचपन में मैं अपनी माँ का लाडला बेटा था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होता गया, मेरी माँ के दिल से भी मैं उतर गया था। पापा तो मुझे कभी भी पसंद नहीं करते थे। उसकी वजह मेरी लापरवाही और बेवकूफ़ी थी। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता था। मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत की ज़रूरत थी, जो कि मेरे पापा ने मुझे बचपन से ही नहीं दी थी। जब मैं स्कूल जाया करता था, तब मेरे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। मेरे पापा ने मुझे हमेशा यही समझाया कि अगर कामयाब बनना है तो शिक्षा हासिल करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना था कि बचपन में जब बच्चों को खेलकूद से दूर करके पढ़ाई में डाल दिया जाता है, तब उनकी सेहत नहीं बन पाती और वह सारी जिंदगी शिक्षा के ही होकर रह जाते हैं। मेरी सोच और मेरे पिता की सोच में काफ़ी अंतर था। वो मुझे अपने तरीके से चलाना चाहते थे, मगर मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। मैं अपनी बड़ी बहन से बिल्कुल अलग था। मेरी बहन मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी। पापा कहते थे, बेटा होते हुए जो उम्मीदें मुझे तुमसे हैं, वो सब कुछ तुम्हारी बहन करती है। मेरी बहन हमेशा मुझसे झगड़ा करती रहती थी। वो बहुत मतलबी थी। मेरी गलती होती तो मैं एक्सेप्ट कर लिया करता था। अगर मेरी बहन की गलती होती तब भी वो इनकार करती। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता था। मेरी बहन को अच्छी तरह से अंदाजा था कि पापा की नज़र में मेरी ज्यादा अहमियत नहीं है। इसीलिए वो खुद की गलती का इल्जाम भी मुझ पर डाल दिया करती थी, और पापा थे कि उसकी बात पर यकीन कर लिया करते थे। वो मम्मी पापा और दोनों की लाडली थी। मैं अगर उनसे ऊंची आवाज में भी बात कर लेता, तो पापा मुझे बहुत डांटते थे, और फिर वो खामोशी से मेरा मजाक उड़ाया करती थी। मेरी तो वैसे भी पापा के सामने बोलती बंद हो जाती थी, और चुपचाप मैं उनकी डांट और मार दोनों ही बर्दाश्त कर लेता था। मगर मैं अपनी मम्मी को जरूर सावधान कर दिया करता था कि गलती मेरी नहीं, बल्कि किरण की थी। पहले तो मम्मी मेरी बातों का यकीन कर लिया करती थी, लेकिन जब मेरी कहीं नौकरी न लग सकी, तो मम्मी ने भी मुझे किसी काम का नहीं समझा। मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, जबकि मेरी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो स्कॉलरशिप पर आगे बढ़ती जा रही थी, जबकि पापा को मेरी फीस भरनी पड़ती थी। पापा को मेरी फीस देने का बहुत अफसोस होता था। वो मुझे हमेशा किरण की मिसाल दिया करते थे, जो हमारे शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ रही थी, जबकि मैं उस समय हाई स्कूल में था। क्योंकि पहले मैं कई बार फेल हो चुका था, इसलिए मैं पीछे होता जा रहा था। मेरे स्कूल की फीस इतनी ज्यादा भी नहीं थी, मगर फिर भी पापा को नागवार गुजरती थी। मुझे शाम को ट्यूशन भी जाना होता था, और तो और पापा ने मुझे कंप्यूटर सीखने के लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी डाल दिया था। इन सब के पैसे देने में पापा का बहुत दिल दुखता था। उनको ऐसा ही लगता था कि मैं उनके पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। वो हमेशा यही कहते थे, मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब बनो, मगर तुम जो हर जगह मेरा पैसा ही बर्बाद करते हो। देखो, एक बार अपनी बहन को जो लड़की होते हुए भी स्कॉलरशिप हासिल कर लेती और हर काम में तुमसे आगे हैं। मेरी बहन जब अपनी अपनी तारीफ सुनती तो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती थी। उसके अंदर पापा से तारीफ सुन सुनकर घमंड आ गया था। जिस घर में हम रहते थे, उस घर के अलावा भी मेरे पापा के 2 मकान और थे, जिनका उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। मेरे पापा का कारोबार बहुत अच्छा था। हमारे शहर में उनकी क्रॉकरी शॉप थी, जहाँ पर हर टाइप और अच्छी क्वालिटी के बर्तन मिलते थे। इतने पर भी मेरे पापा बहुत कंजूस थे। उनकी हमेशा यही कोशिश होती थी कि पैसे किसी न किसी तरह से बचा लिए जाएं। धीरे धीरे कुछ साल गुजरने के बाद जब मैं कॉलेज में आया, तो मेरी बहन जॉब करने लगी थी। उसको वहां से बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। इस बात पर भी पापा कहते थे, जॉब करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें अपने बाप का सहारा बनना चाहिए, मगर तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते। मेरी फिक्र तो सिर्फ मेरी बेटी ही करती है। वो अच्छा खासा कमाने लगी थी, जिस पर मुझे अपने पापा से ढेर सारी बातें सुनने को मिलती थी। मैं जितना कोशिश करता कि मैं पढ़ाई में अच्छा रहूं, मेरे अच्छे मार्क्स आया करें, मैं अपनी बहन से आगे बढ़ जाऊं, मगर मैं हर बार नाकामयाब रहता था। फिलहाल पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी हो ही गई थी, मगर अब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया में मेरे लिए नौकरियां ही खत्म हो गई हैं।
मेरी बहन शुरू से ही ऐसी थी जो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। अपने सारे काम मुझसे करवाया करती थी। अगर मैं उसके किसी काम को इनकार कर दिया करता तो वो फौरन ही लड़की पापा से डांट लगवा देती थी। इसीलिए मुझे उसका हर काम करना पड़ता था। कुछ ऐसे भी काम होते थे जिससे मुझे बहुत चिढ़ होती थी। वो यह काम थे कि वो हमेशा अपनी सहेलियों के घर जाती रहती थी और मुझे उसकी सहेलियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं अपनी बहन पर किसी तरह की कोई रोक टोक भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मम्मी पापा की इतनी लाडली थी। क्या वो लोग मुझे उसको कुछ खाने ही नहीं देते थे, उल्टा मुझे बातें सुनाया करते थे। इतनी छूट मिलने के बाद भी मेरी बहन बहुत शरीफ थी। उसने अपनी मर्यादा को कभी लांघने की कोशिश नहीं की थी। वो इतनी समझदार थी कि पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ सिलाई कढ़ाई में भी बहुत परफेक्ट थी और उसे खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता था। मेरे पापा यही कहते थे कि वो लड़की होते हुए भी इतनी समझदार और ऐसी लड़की है जिसे सारे ही काम आते हैं। तुम लड़के होते हुए भी कुछ कर नहीं सकते तो तुम बेकार हो। मेरी बहन की उम्र 28 साल हुई तो उसके लिए एक अमीर परिवार से रिश्ता आया था। मेरे मम्मी पापा तो फौरन ही इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। जिस लड़के के साथ मेरी बहन की शादी होने जा रही थी वो भी बहुत अच्छा था। उससे शादी करने के बाद मेरी बहन 2 साल के लिए अमेरिका जाने वाली थी क्योंकि लड़के का काम अमेरिका में था, मगर 2 साल बाद उसे वापस यहीं आना था। बहन किरण की शादी उस लड़के के साथ हो गई। वो आप अपनी शादी पर बहुत खुश थी और विदा होते समय भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। मेरी बहन की शादी के बाद हमें पता चला कि वो उस लड़के से मोहब्बत करती थी। वो लड़का उसकी कंपनी का बॉस था और उसने खुद किरण के लिए अपने माता पिता को रिश्ता लेकर भेजा था, जिस पर मेरे पेरेंट्स फौरन ही मान गए थे। किरण की शादी होने के बाद भी वो अपने माँ बाप को बहुत अहमियत देती थी। उसने मम्मी पापा को अमेरिका घूमने के लिए बुलाया था। वो दोनों तो जैसे अपनी बेटी की इतनी खुशनसीबी पर हवाओं में उड़ने लगे थे, जबकि ऐसी हालत में उन्हें अपना बेटा नजर नहीं आ रहा था। मेरी बहन का पति ऋतिक भी बहुत काबिल इंसान था। पापा हमेशा उसके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जब भी हमारा पूरा परिवार बैठकर किरण और उसके पति से वीडियो कॉल करते तो पापा उन लोगों से एक न एक ऐसी बात कहते जिससे मेरा दिल दुख जाता था और मुझे शर्मिंदगी का एहसास होता था। पापा को हमेशा अपने बेटे में कमियां ही नजर आती थीं। कभी उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनका बेटा क्या चाहता है। अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी थी। पापा का कहना था कि तुम अपनी बहन की जगह नौकरी कर लो, वो तो शादी करके चली गई है, मगर तुम उसके पति की कंपनी में अभी भी नौकरी कर सकती हो क्योंकि उसका बिजनेस तो अभी भी यहीं पर था। मगर मैं अपनी बहन का एहसान नहीं रखना चाहता था। मैंने उनके बात भी नहीं मानी। फिलहाल जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो मैं थक हार कर अपने पापा के क्रॉकरी स्टोर पर आकर बैठ जाया करता था। पापा मुझे जो काम देते उसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं किया करता था। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ भी पापा को किसी शिकायत का मौका दूं। मेरी बहन जिसने मेरे मम्मी पापा के टिकट्स भेज दिए थे वो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। पापा ने अपनी दुकान का सारा काम मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था। न तो मेरी बहन ने मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश की और न ही मेरे पेरेंट्स ने चाहा कि मैं भी उन लोगों के साथ चला जाऊं। इस चीज से भी मैंने अपना दिल मार लिया था। मेरे मामा खामोशी से अमेरिका चले गए थे। मैं यहाँ अकेला रह गया था। वो लोग अमेरिका 2 महीने के लिए गए थे। पापा के पीछे मैंने उनकी दुकान को बहुत अच्छे से संभाला था, मगर इसी दौरान मुझे काव्या नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। वो अपने एक दोस्त के साथ उसकी शादी का सामान खरीदने के लिए मेरे पापा की क्रॉकरी स्टोर पर आया करती थी। वो कई बार मेरी दुकान पर आई थी। वो मुझे बहुत सुंदर लगी थी, इसीलिए मैं उसे बहाने बहाने से देखने लगा था, उसे बात करने की कोशिश करता था। मेरे दिल में उसके लिए एक अलग ही मकाम बन गया था। अभी भी मेरे पेरेंट्स अमेरिका में थे और उनके घर आने में ज्यादा समय नहीं था। मैंने सोचा कि जब पापा यहाँ आ जाएंगे तो फिर वो स्टोर खुद संभालने लगेंगे। इससे पहले वो आ जाए मुझे इस लड़की को पहले ही पटा लेना चाहिए। मैंने इसलिए उससे बात करने की कोशिश की। देखने में तो मेरे अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी। मुझे यकीन था कि वो मेरी तरफ से बात शुरू होने पर मुझसे बात करने लगेगी और फिर मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला था। मैंने उससे अपने स्टोर पर बातों ही बातों में दोस्ती कर ली। एक दिन वो अपनी छोटी बहन के साथ मेरे स्टोर पर सामान खरीदने आई तो मैं समझ गया था कि आज वो अपने घर के लिए सामान लेने आई है। उसका सामान बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने उससे कहा मैं आपका सामान खुद आपके घर पहुंचा दूंगा, आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए।
उसने मुझे अपना एड्रेस लिखवा दिया था। इस तरह जब मैं शाम के टाइम पर उसका घर तलाश करता हुआ वहां पहुंचा, तो दरवाजे की बेल बजाने पर दरवाजा उसने ही खोला था और इस तरह चोरी चुपके मैं अपना मोबाइल नंबर उसके सामान पर लिख दिया था। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे कॉल ज़रूर करेगी। सामान लेने पर उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया था। मैं उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था। अगले ही दिन नए नंबर से मेरे पास कॉल आई, तो वही लड़की बोल रही थी और इस तरह हम दोनों के बीच दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया था। उसके घर वाले ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन वो अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। कुछ दिन गुजरे तो मम्मी और पापा भी अमेरिका घूमकर आ गए थे। पापा तो मुझसे नजर तक नहीं मिलाते थे। मैंने उनके पीछे उनकी दुकान का काम बहुत अच्छे से संभाला था। मुझे लगा यहाँ आने के बाद वो थोड़ा बहुत मुझसे खुश होंगे, लेकिन वो तो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बल्कि दुकान के सामान में कमियां निकालने लगे थे। हर सामान को कहते, तुमने यह सामान किस तरह से रखा है, और मुझे पूरे 2 महीने का हिसाब चाहिए। तुमने कौन सी चीज कितने रुपए की बेची है। मेरे सामने तो दुकान का सामान बहुत अच्छे से रखा रहता था, मगर तुमने दुकान में इधर उधर सामान बिखेर रखा है। उनके आने के बाद तो मुझे डबल मेहनत पड़ गई थी। मैं पापा के इस स्टोर पर काम नहीं करना चाहता था, मगर क्या करता, कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही थी। मैं कॉलेज से आने के बाद 1-2 घंटा नौकरी की तलाश में भी इधर उधर घूम रहा था, ताकि पापा के क्रॉकरी स्टोर से मेरी जान छूट सके। मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी को पड़ोस वाली आंटी एक लड़की के बारे में बता रही थी। शायद वो मेरे रिश्ते के लिए कह रही थी, मगर मम्मी ने कहा अभी हम अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। मैं जैसे ही घर के अंदर गया तो मैंने फौरन पड़ोस वाली आंटी के सामने ही मम्मी से मैं मम्मी से मैंने कहा, मम्मी मैं शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मम्मी हैरानी से मुझे देखने लगी। मम्मी ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। थोड़ी देर गुजरी तो आंटी हमारे घर से चली गई थी। उनके जाने के बाद मम्मी कहने लगी, रितेश तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें शादी करनी है। तुम अपने पापा को जानते भी हो, वो कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं करवाएंगे, क्या सारी जिंदगी मुझे कुंवारा रखने के बारे में सोचा हुआ है। मम्मी कहने लगी, तुम किसी काबिल तो बन जाओ, बस तुम्हारी उम्र ही बढ़ती जा रही है। अभी भी तुम अपने पापा की कमाई पर जी रहे हो। जिस दिन अपनी खुद की कमाई से जिंदगी गुजारने लगोगे, उस दिन हम तुम्हारे बारे में सोच लेंगे। मैंने कहा, मम्मी मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, मैं एक लड़की को पसंद करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा रिश्ता वहाँ लेकर चले जाइए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर तो मम्मी को एक जोरदार झटका लगा था। वो कहने लगी, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम्हारे पापा ने अगर यह बात सुन ली ना, तो तुम्हारी क्लास लगा देंगी। अभी तुम तुम्हारी बहन की शादी करके बैठे हैं और अब तुम्हें शादी करनी है। कमाते धमाते तो तुम कुछ नहीं हो, बस तुम अपनी फरमाइश सुना दी। लड़कीबाजी के चक्कर में ना पड़कर अगर तुम अपनी पढ़ाई और नौकरी ढूंढने में ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर होगा। आइंदा इस तरह की बात मुझसे मत करना। मम्मी की बात सुनकर मैं खामोश रह गया था। मेरी वैसे भी इस घर में कोई नहीं सुनता था। अब तो मैंने उस लड़की से बात करते करते उसे प्रपोज भी कर दिया था। उसका नाम रुचि था। रुचि भी अब मुझसे मोहब्बत करने लगी थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। मेरे दिल में दिन ब दिन रुचि से मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। मैं रात को सबके सो जाने के बाद अपना कमरा बंद करके रुचि से फोन पर बात किया करता था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए तो पता चला कि किरण और उसका पति अमेरिका से वापस आ रहे हैं। यह खबर सुनकर तो मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश हुए थे। और फिर फाइनली पूरे 1 हफ्ते बाद किरण अपने पति के साथ जब इंडिया वापस आई तो हमारे घर भी आ गई थी। उसके पति के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा किया जाता था। मेरे पापा उसके पति के सामने ही कहा करते थे कि हमारा नालायक बेटा तो किसी काम का नहीं है। तब किरण का पति ऋतिक भी मेरी टांग खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। वो बिल्कुल मेरी बहन की तरह था। वो दोनों मिलकर मेरा मजाक बनाते थे। मुझे उनका मजाक बनाना बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा मेरे पापा से कहा करता था, मैंने तो आपसे कई बार कहा है कि आप मेरे ऑफिस में रितेश को भेज दिया करें, मैं इसे अपने ऑफिस में नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। पापा ने उस दिन फैसला कर लिया था कि अगले दिन से मुझे ऋतिक की कंपनी ज्वाइन करनी है, मगर मैं इस बात की बिल्कुल खिलाफ था। इस बात पर अगले दिन घर में बहुत हंगामा हुआ था। मैंने इस बार पापा से साफ साफ कह दिया था कि मैं खुद नौकरी तलाश कर लूंगा। ऋतिक और किरण को मुझ पर एहसान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पापा को लगा कि मैं उनकी बदतमीजी बोल रहा हूँ, इसलिए पापा ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया था और कहने लगे, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो।
वो दोनों उम्र में तुमसे बड़े हैं और तुम उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। पापा कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम्हें वहां नहीं जाना, मत जाओ, मगर 2 दिन के अंदर तुमने नौकरी का बंदोबस्त नहीं किया तो फिर तीसरे दिन तुम्हें या तो ऋतिक की कंपनी में नौकरी करनी होगी या फिर अपना सामान उठाकर तुम इस घर से जा सकते हो। अब की बार तो पापा मुझ पर हाथ भी उठा लेते थे तो मम्मी उन्हें रोकने के लिए नहीं आती थी। उनका भी मानना यही था कि मुझे जिम्मेदार हो जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से काफी कोशिश करता था कि मुझे नौकरी मिल जाए, मैं अच्छा कमाने लगूं, मगर मेरी कोशिश हमेशा नाकाम रह जाती थी। इस दुनिया में हर इंसान अपना अपना नसीब लेकर आया है। कुछ लोगों का नसीब अच्छा है तो कुछ का बेकार है। जिनके नसीब बेकार होते हैं वो मेहनत से, प्रार्थना से उसको ठीक कर लेते हैं। न जाने मैं किस तरह का नसीब लेकर आया था। फिलहाल वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजरता जा रहा था। 2 दिन भी गुजर गए थे और इन 2 दिनों में मैंने अपने दिन रात एक कर दिए थे। मुझे जिस कंपनी में नौकरी करने के बारे में बताया, मैं वहां फौरन ही चला गया और फिर फाइनली थक हार कर मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी, क्योंकि मुझे अपनी और मजाक बनवाने के लिए अपनी बहन के पति की कंपनी में नौकरी नहीं करनी थी। जब मैंने पापा को बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है तो वो खामोश हो गए थे। अगले ही दिन से मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। दूसरी तरफ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। इस दौरान रुचि का कहना था कि अब मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। मेरे घर वाले घर में शादी की बात कर रहे हैं। तुम्हें मेरे घर रिश्ता भेजना होगा। मेरे हालात उस समय बहुत खराब चल रहे थे। एक तो मेरी नौकरी अभी भी लगी थी, ऊपर से रुचि के बारे में मुझे पापा से बात करनी थी, क्योंकि मम्मी से तो मैं एक बार बात कर चुका था। मैं रुचि को खोना नहीं चाहता था। मेरी जिंदगी में वो पहली ऐसी इंसान थी जो मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी। मैंने बड़ी हिम्मत करके जब पापा से इस बारे में बात की और रुचि के बारे में उनके सब कुछ बता दिया तो पापा भड़क उठे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पिता के सामने ऐसी बात करते हुए? कभी तुम्हारी बहन ने अपनी शादी की बात मुझसे नहीं निकाली। उसने नौकरी भी की, अपनी पढ़ाई भी पूरी की, और तुमने तो अभी तक ना अपनी पढ़ाई पूरी की है और ना ही अपनी कमाई का 1 रुपया भी घर में दिया है। मैं तो तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ। मैंने कहा, पापा मैं जानता हूँ आप मुझसे हमेशा नाराज रहते हो। मैं रुचि के बारे में अभी घर में बात नहीं करने वाला था, मगर उसके रिश्ते आने लगे हैं। उसके घर वालों ने अगर उसकी शादी कर दी तो मैं क्या करूँगा? इस पर पापा ने चौंक कर कहा, क्या करूँगा से क्या मतलब है? अगर उसके माता पिता उस लड़की की शादी करना चाहते हैं तो होने दो। मैंने कहा, ऐसे कैसे होने दूं? मैं उससे प्यार करता हूँ। जैसे ही ये मेरे शब्द मेरे मुंह से निकले तो पापा ने मेरे मुंह पर फिर से थप्पड़ मार दिया और कहने लगे, तो तुम उस लड़की के चक्कर में पड़ गए हो। यही वजह है ना कि तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान रहता नहीं और ना ही काम काज पर। मैंने कहा, पापा इस सब में रुचि को आप बीच में क्यों डाल रहे हो? यह सब रुचि की वजह से नहीं हो रहा है, यह सब मेरा नसीब है। पापा ने मम्मी की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने अपने बेटे की ऐसी ही परवरिश की है? दुनिया के बच्चे अपने पिता को घर में आराम से रहने को कहते हैं कि अब हम कमाने लायक हो गए हैं, मगर हमारा बेटा तो हमारे सामने खड़े होकर अपनी शादी की बातें कर रहा है। पापा अपना माथा पीटने लगे थे, जबकि मम्मी मेरे सामने रोती भी आई और कहने लगी, चलो यहाँ से जाओ, तुम्हें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैंने तुमसे मना किया था ना। मैंने कहा, मम्मी मैं शादी करूंगा तो रुचि से ही करूंगा। मैंने इस बार मम्मी से अपनी आंखें फैलाकर बात की थी, क्योंकि इस बार भी अगर मैं पापा के डर से खामोश हो गया तो मैं रुचि को खो दूंगा। बचपन से लेकर अब तक पापा के गुस्सा होने पर मैंने कभी दोबारा उनके गुस्सा होने वाली वजह पर काम नहीं किया था। हमेशा मैं उनको खुश रखने की कोशिश करता था। मैं फिर से जॉब कर रहा था, रात को देर से घर आता। बचपन से ही मुझे खेलकूद का बहुत शौक रहा था, इसलिए मैं अपने स्कूल और कॉलेज में भी खेलकूद में भाग लिया करता था। तभी तो मेरी पढ़ाई में नंबर कम आते थे। यही वजह थी कि मैं ऑफिस में जो काम करता उसमें भी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा था। मैंने सोच लिया था पापा की मर्जी पर चलकर भी मुझे कभी फायदा नहीं हुआ। मैं कभी भी अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला पापा की मर्जी से नहीं करूंगा। पापा भले ही शादी के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। उधर जब यह बात किरण को पता चली तो वो भी मेरी शादी पर राजी नहीं हुई थी। उसका भी यही कहना था, अभी तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना, तुम्हारी उम्र भले ही शादी की हो गई, लेकिन जो लोग अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं वो शादियों की बातें नहीं करते, क्योंकि कैरियर कभी भी शादी के बाद नहीं बन पाता। मेरी बहन अगर बीच में बोलती तो मुझे और उसकी एडवाइस कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। न जाने क्यों मुझे उससे हमेशा ही चिढ़ महसूस होती थी।
अब मेरे पापा हमेशा मुझे उसके पति से कंपेयर करते रहते थे। इन सारी बातों से मैं तो बहुत तंग आ चुका था। उधर रुचि मुझ पर बार बार रिश्ता भेजने का प्रेशर बना रही थी। मैंने रुचि से कहा था कुछ दिन और इंतजार करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारी शादी मेरे साथ ही होगी। धीरे धीरे मेरी नौकरी भी ठीक होने लगी थी। मुझे मेहनत करते हुए देख कर न जाने मम्मी और पापा के दिल में क्या ख्याल आया कि एक दिन उन्होंने मुझसे खुद ही रुचि के बारे में पूछ लिया। मैंने मम्मी को रुचि के बारे में सब कुछ बता दिया और उनसे पूछा कि आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। मम्मी कहने लगी, तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी उसी लड़की के साथ करवा देते हैं। मैं तो इस बात पर बहुत खुश हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे। मैं तो उनसे कुछ दिन बाद सही मौका देखकर दोबारा से बात करने वाला था। मेरी बात पर मम्मी ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा यह सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। मैंने उनको बहुत समझाया है। अब उस लड़की के बारे में बताओ। वो लड़की तो अच्छी है ना, अच्छे घर परिवार के है ना? ऐसा ना हो कि गरीब घर की हो तो तुम्हारे पापा निराश हो जाएं। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा, इस बात से आखिर आपका क्या मतलब है? मम्मी कहने लगी, मेरा यही मतलब है कि अगर लड़की अमीर घर की हुई तो फिर तो तुम्हारे पापा और भी ज्यादा आसानी से तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देंगे। मैंने कहा, मम्मी रुचि गरीब घर की है। हाँ, लेकिन रुचि बहुत सुंदर है। पहली नजर में ही देखकर आप उसे पसंद कर लोगी। मेरी बात पर तो जैसे मम्मी को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, जिंदगी में तुमने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। मोहब्बत की थी तो किसी अमीर परिवार की लड़की से ही कर लेते। लड़की अगर अमीर घर से हो तो ना, बुरे वक्त में लड़की के मायके वाले ही उसके काम आते हैं। तुम्हें कम से कम लड़की का बैकग्राउंड तो चेक कर लेना चाहिए था। मैंने कहा, मम्मी उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आपको लड़की से मतलब है या उसके माता पिता से या फिर रुपए पैसे से? मम्मी कहने लगी, हमें हर चीज से मतलब है। मेरी बात पर मम्मी ने बुरी तरह से मुंह बना लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माता पिता कितने लालची हो गए हैं। फिर भी पापा रुचि के घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया था। यह रिश्ता सिर्फ मेरी जिद की वजह से हो रहा था। रुचि के घर वाले तो फौरन ही हमारे रिश्ते के लिए मान गए थे। हमारी शादी में भी 6 महीने थे और इन 6 महीनों तक मैंने अपने घर वालों की ढेर सारी बातें सुनी थी। हमेशा सबका मूड मेरी तरफ से खराब रहता था। मेरे पापा तो हमेशा यही कहते थे, मैंने अपनी बेटी के लिए जैसे अमीर ससुराल ढूंढा है, मैं इसी तरह से अपने बेटे की शादी भी अमीर घर की बेटी से करवाना चाहता था। मगर हमारा बेटा हमारे हाथों से निकल चुका है। वो हमारी कहाँ सुनता है। ये सारी बातें मैंने बर्दाश्त की। मैंने इन बातों में से एक बात भी अभी तक रुचि को नहीं बताई थी। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। जब मेरी शादी रुचि के साथ हो गई तो मैं बहुत खुश था, लेकिन मन ही मन में परेशान भी हो रहा था। मैं जानता था कि मेरे मम्मी पापा और बहन का बिहेवियर रुचि के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो लोग उसे तंग करेंगे, उसे परेशान करेंगे। मगर फिर भी शादी की पहली रात ही मैंने रुचि को बहुत अच्छे से समझा दिया था। मैंने उसे कहा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत की लाज रख लेना। मेरे घर वालों से कभी किसी तरह की बदतमीजी मत करना, किसी को पलटकर जवाब मत देना। वो लोग तुम्हारे साथ जो भी करें खामोशी से बर्दाश्त करती रहना। मेरी बात रुचि को अजीब तो लगी थी, मगर उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा था और उसने मुझसे वादा किया था कि जैसा मैंने उससे कहा है वो वैसा ही करेगी। मेरी सैलरी भले ही कम थी, मैं हर तरह से रुचि को खुश रखने की कोशिश करता था। मैंने देखा था जिस दिन से मेरी पत्नी इस घर में आई थी, मम्मी तो घर का कोई काम करती ही नहीं थी। अब तो हर दूसरे तीसरे दिन किरण भी हमारे घर आती रहती थी। मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता था। रुचि को ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। वो बेचारी मुझसे उफ तक न करती थी। कुछ वक्त इसी तरह से गुजर गया था। एक दिन खुशखबरी मिली कि किरण के यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। उसके यहाँ खुशियों का ठिकाना नहीं था। हम सब बहुत खुश थे। मैं अभी भी उसी कंपनी में नौकरी कर रहा था। मेरे पास भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। मैं ना तो पापा के पैसे खुद पर लगाता था और ना ही अपनी पत्नी पर। पैसे के मामले में अभी भी खुला हुआ नहीं था। वो अपना सारा पैसा जमा करके और बचा कर रखते थे। फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करते थे। मेरे घर में मेरी पत्नी पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। मम्मी हमेशा उसे जली कटी बातें सुनाती रहती थी। मम्मी और पापा दोनों को ही वो पसंद नहीं थी। यही वजह थी कि मम्मी हमेशा उसको गरीब घर की कहकर तंग किया करती थी। पापा भी उसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे और वो ठीक है, सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी। मेरी खातिर वो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। वो समझ गई थी कि इस घर में मेरी भी कोई अहमियत नहीं है।
मेरी पत्नी भी जॉब करने लगी थी। अब हम दोनों पति पत्नी मिलकर पैसे कमाया करते थे। मेरी पत्नी जिस स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाती थी, वहाँ बेटी को साथ ले जाती थी और उसने उसका भी एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया था। भले ही हमारी ज़िंदगी बहुत तंगी के साथ गुजर रही थी, मगर हमारी ज़िंदगी में सुकून था। हम दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बेटी की परवरिश कर रहे थे। हम लोग किराए के घर में रहते थे और कई साल हमने इसी तरह से गुजार दिए। देर से ही सही, मगर मेरी नौकरी भी अच्छी कंपनी में लग गई थी, जहाँ से मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। वहाँ मैं धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं अपने पापा की मौत पर उनके घर गया तो मम्मी बुरी तरह से रो रही थी। पता चला कि पापा की मौत अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से हुई थी। पापा के मरने के बाद मम्मी पूरी तरह से अकेली हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं उनको अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि मैं उनके घर में रहूं। इसलिए मैं उनके मरने के बाद भी इस घर में नहीं आना चाहता था। जब मैंने मम्मी को अपने साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। किरण का भी यही कहना था, मम्मी को मैं अपने घर ले जाऊंगी। तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन तो पहले ही ठीक नहीं है, तो मम्मी को अपने साथ कैसे रखोगे। मैं जानता था कि वो यह सब कुछ क्यों कह रही है, क्योंकि पापा जीते जी अपना सब कुछ उसके नाम कर गए थे और उन्होंने मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। और वो देते भी क्यों, वो मुझे अपना बेटा ही नहीं मानते थे। फिलहाल जैसा मम्मी को ठीक लगा मैंने वैसा ही किया। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी बेटी जवान हो गई। मैंने और मेरी पत्नी ने इतनी मेहनत की कि जिस घर में हम लोग रहते थे, हमने उस घर को खरीद लिया था। भले ही वो घर बहुत छोटा था, मगर हमारे लिए वो हमारी अपनी छत बन गया था। मेरी जॉब लगने के कुछ सालों बाद मेरी पत्नी ने भी जॉब छोड़ दी थी। हम तीनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहते थे। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मम्मी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मेरी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था। जैसा बचपन से लेकर जवान होने तक मेरे पिता ने मेरे साथ किया, मैंने अपनी बेटी के साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं किया था। जिस तरह से उन्होंने मेरी बहन को पाला था, उसी तरह से मैं अपनी बेटी को भी पाल रहा था। मैंने अपनी बेटी को हर तरह की छूट दी हुई थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया करता था। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। उस दिन मैं जब घर आया तो मुझे मेरी बेटी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता था तो वो पहले से ही पानी का गिलास लिए दरवाजे पर मौजूद होती थी। मुझे बैठने को कहती, मुझे पानी पिलाती और फिर उसके बाद अपनी कोई ना कोई फरमाइश मेरे आगे रखती थी। वो 20 साल की हो गई थी, मगर उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली थीं। उसके कुछ ऐसे डिमांड्स होते थे जो मेरे बजट से ऊपर जाते थे, लेकिन फिर भी मैं उसकी डिमांड्स को थोड़ा देर से ही सही मगर पूरी कर देता था। लेकिन उस दिन न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया था। मैं अंदर बैठ गया। मेरी पत्नी ने मुझे पानी लाकर भी दे दिया था, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा, रुचि, निशा कहाँ है? वो घर से बाहर गई हुई है या फिर सो रही है? रुचि का चेहरा भी कुछ उदास नजर आ रहा था। रुचि मेरे बराबर में आकर बैठ गई। मैंने रुचि के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? रुचि कहने लगी, आपको क्या बताऊं, परेशानी तो बहुत बड़ी है। शायद आप भी सुनोगी तो परेशान हो जाओगे। मैंने कहा, हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? मैं तो बहुत घबरा गया था और जल्द से जल्द जानना चाहता था कि आखिर बात क्या है। मेरी पत्नी ने अपनी आंखों में आंसू लेकर बताया कि आज मैंने रुचि को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है। वो कमरे में चोरी चुपके किसी लड़के से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। मैंने उसे वहीं पकड़ लिया। उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही है। वो बहुत डर गई। वो झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। मैंने जब उससे पूछा उस लड़के के बारे में, तो उसने बताया कि वो हमारे मोहल्ले में रहने वाले अनुराग से बहुत प्यार करती है। उसने कहा, उन दोनों के बीच यह सब कुछ पिछले 1 साल से चल रहा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। इसका मतलब यह था कि मेरी बेटी 1 साल से हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। मेरी पत्नी कहने लगी, मैंने उसे बहुत डांटा है, वो अपने कमरे में बंद है और बहुत रो रही है। मैं उस लड़के को अच्छी तरह से जानता था। अनुराग एक ऐसा लड़का था जो गैर जिम्मेदार था। उस समय मुझे वो एक वक्त याद आया था जब मैं भी रुचि को पसंद किया था। अपने मम्मी पापा को जब इस बारे में बताया तो उन्होंने इस वजह से रुचि और मेरे रिश्ते से इनकार किया था कि रुचि गरीब घर की थी। मेरे भी दिमाग में यही सब कुछ आ रहा था कि अनुराग भी तो गरीब घर का है। क्या आज इतने सालों बाद मैं भी खुदगर्ज हो गया था? फिलहाल मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। अब आगे मेरा समय आ रहा था। मैं भी तो जवान बेटी का बाप था। मैं अपनी बेटी से बात करने के लिए गया। मैंने उसे समझाया कि मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता।
तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हो। मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे परिवार में करवाऊंगा जहाँ तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ मिलें। बेटा, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की है। मैं बहुत सारी परेशानियों से लड़ने के बाद तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ तुम्हारी शादी हो वहाँ तुम्हारी डिमांड्स मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाए। मगर मेरी बेटी जिद पर अड़ी हुई थी। उसका कहना था कि अनुराग उससे बहुत प्यार करता है और वो नौकरी तलाश कर रहा है। मैंने उसे समझाया, बेटा मेरी बात को समझो, वो लड़का अपने माता पिता को बहुत तंग करता है। उसके पिता हमेशा मुझसे अपने बेटे की शिकायत करते रहते हैं और तुम उसी लड़के को पसंद करती हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर हमने तुम्हें पूरी आज़ादी दी तो तुमने उसका गलत फ़ायदा उठाया। मेरी बेटी कहने लगी, पापा क्या मोहब्बत करना गलत बात है? अगर है तो फिर आपने मम्मी के साथ शादी क्यों की? दादा दादी से भी तो आपकी यही लड़ाई थी ना? मेरी बेटी ने मुझे फिर से सालों पुरानी बातें याद दी थी। मैं उसके कमरे से निकल आया था और मैं फौरन ही अनुराग के पिता से मिलने के लिए चला गया। मैंने उसको अनुराग और अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, अपने बेटे पर रोक लगा लो। मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी तुम्हारे बेटे के साथ नहीं करूँगा। अगर तुम्हारा बेटा ही मेरी बेटी से दूरी बना ले तो बेहतर होगा। मेरी बेटी नादान है, मासूम है, मैं उसे समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी। मगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को अपने बहकावे में ना ले। अनुराग का पिता मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गया था। उसने अपने बेटे पर बहुत डांट लगाई थी। मैंने भी अपनी बेटी का मोबाइल छीन लिया था, मगर मेरी बेटी सारा दिन रोती रहती थी। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था। मेरी पत्नी कहती थी कि अगर आगे भी इसकी यही हरकतें रहीं तो क्या होगा? दुनिया वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? इससे बेहतर यही होगा कि हमें जल्द से जल्द इसके लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करके इसकी शादी कर देनी होगी। मैंने कहा, मगर अभी मेरे पास शादी का कोई इंतजाम नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी समय से इसके लिए सेविंग्स करके रख रहा हूँ। मेरी पत्नी कहने लगी, हाँ तो वही सेविंग्स अब आपके काम में आ जाएगी। मेरी पत्नी कहने लगी, आपको जल्द से जल्द इसके लिए रिश्ता तलाश करना होगा। मैंने अपनी पत्नी को समझा दिया था कि किसी तरह की कोई जल्दबाजी मत करो, बस बेटी का ध्यान रखो। अगर हम जल्दबाजी में शादी करेंगे तो हमें कोई मामूली सा रिश्ता मिलेगा। मैंने फिर भी कुछ लोगों से अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर ली थी। मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की ज़रूरत थी। मेरी बेटी का रोना धोना तो अभी भी बंद नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का पसंद कर लिया था। वो लड़का मेरे ऑफिस में काम करने वाले मैनेजर का बेटा था। मैनेजर हमारे ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी और उसका बेटा शहर का बहुत अच्छा डॉक्टर था। मैंने एक दिन खुद ही मैनेजर से उसके बेटे के लिए अपनी बेटी के रिश्ते की बात की। मैंने उसे अपनी बेटी का फोटो भी दिखाया। वह मेरी बेटी का फोटो देखकर बहुत खुश हुआ था। उसने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। वो मेरी बेटी का फोटो अपने घर ले गया था और उसने अपने घर वालों को भी जब फोटो दिखाई तो मेरी बेटी उन सबको बहुत पसंद आई थी। क्योंकि मैनेजर भी काफ़ी समय से अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहा था। मैनेजर शुक्ला कुछ दिनों बाद रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए थे। मगर जब उन्होंने मेरे घर की कंडीशन अच्छी देखी कि मैं इतने छोटे से घर में रहता हूँ और शादी के समय मेरे घर से लेन देन भी कम हो सकता है, उनका चेहरा उदास हो गया था। फिलहाल जब उन्होंने और उनके घर वालों ने मेरी बेटी को देखा तो सब लोग बहुत खुश हुए थे। उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरी तरफ से तो रिश्ता फाइनल ही था। मेरी बेटी को उसके कमरे में भेज दिया गया था। सारी लेडीज भी मेरी पत्नी के साथ हमारे ऊपर वाला पोर्शन देखने के लिए गई हुई थीं। घर के मर्द मैनेजर शुक्ला और उनका दामाद और उनका बड़ा बेटा वो मेरे सामने ही बैठे हुए थे। उस समय मैनेजर शुक्ला ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच विचार करने पर मजबूर हो गया था। उन्होंने कहा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। यह बात तो मैं भी जानता हूँ कि आपकी हैसियत हमारी कंपनी में एक मामूली से एम्प्लॉय की है, मगर मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बड़ा बेटा वकील है, उसकी पत्नी बहुत अमीर घर की है। शादी में बहुत सारे दहेज के साथ कैश भी लेकर आई थी और गोल्ड भी काफ़ी हद तक था। पहले तो मैं काफ़ी देर तक उनकी सारी बातें सुनता रहा। फिर मैंने कहा, लेकिन आप लोग ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? फिर वो मेन मुद्दे पर आया। उन्होंने कहा कि रिश्ता तो हमारी तरफ से पक्का ही है, लेकिन अगर शादी की तारीख रखने से पहले कुछ दान दहेज की बात कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा, हाँ जी ठीक है, कर लेते हैं। वो कहने लगे, हमें दहेज तो चाहिए ही, वैसे भी दहेज माता पिता अपनी बेटी की ज़रूरत के लिए ही देते हैं। हमारा बेटा अपना अलग से क्लिनिक खोलना चाहता है। आखिरकार हमारे बेटे ने डॉक्टर की पढ़ाई लंदन से की है, तो उसको ससुराल से कुछ तो फ़ायदा मिलना ही चाहिए। मैंने कहा, किस तरह का फ़ायदा? तो उनका बड़ा बेटा हंसते हुए कहने लगा, हमें शादी पर 20 लाख रुपए कैश भी चाहिए।
उनकी बात सुनकर तो मेरे चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ने लगी थीं। वो लोग समझ गए थे कि मैं परेशान हो गया हूँ। इतनी बड़ी रकम तो मेरी औकात से भी ज़्यादा थी। मैनेजर शुक्ला ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहने लगे, क्या हुआ, आप किस सोच में खो गए? देखिए, आपने अपनी बेटी के लिए खुद मेरे बेटे का रिश्ता मांगा तो मैं फौरन ही यहाँ आ गया, वरना मेरे बेटे के बहुत रिश्ते हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो हमें 50 लाख रुपए, बड़ी सी गाड़ी, एक फ्लैट और बहुत सारा सोना तक देने के लिए तैयार हैं। मगर आपसे मेरी जान पहचान है, आप हमारी कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए मैं आपकी बात पर यहाँ आ गया हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आपको हमारी डिमांड पूरी करनी है तो ये रिश्ता हो सकता है, वरना हमारे बेटे के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। आपने शायद हमारा घर नहीं देखा, हम किसी घर में नहीं बल्कि बड़े से बंगले में रहते हैं, और मैनेजर की नौकरी तो मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए करता हूँ, वरना मेरे दोनों बेटे ही मिलकर महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो यह कहकर उठकर जाने लगे। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब ये बात पूरी नहीं हुई है, आप लोगों को 20 लाख रुपए चाहिए, मैं दे दूंगा। मैं जानता था कि यह रिश्ता मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा है। यह लोग बहुत अमीर थे, मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश रहती, इसीलिए मुझे उनकी डिमांड पूरी करनी थी। अब चाहे मुझे इतने पैसों का इंतजाम कहीं से भी करना होता, अपनी बेटी की खातिर मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था। लड़का बहुत बड़ा डॉक्टर था और अच्छा खासा कमाता था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बेटी इस घर में ऐश से रहेगी। शुक्ला साहब ने मेरी बात सुनकर कहा, क्या सच में आप शादी वाले दिन तक 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लोगी? मैंने कहा, जी हाँ, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा, बस बैठकर शादी की तारीख भी फाइनल कर लेते हैं। इतने में उनका दामाद बोल पड़ा और कहने लगा, देखिए, यह कोई मजाक नहीं हो रहा है। हम जानते हैं कि 20 लाख रुपए की रकम आपके लिए बहुत ज्यादा है। आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। हमारे साले के लिए इस शहर में क्या, इस पूरी दुनिया में रिश्तों की कमी नहीं है। दूल्हा दुल्हन की शादी तभी होगी जब हम बारात लेकर ही आपसे लेट ही आप पहले आपसे रकम वसूल कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों को शादी की रस्में करने की परमिशन मिलेगी। मैं उनकी हर बात पर राजी था। मैंने कहा, जी, मैं आपकी हर डिमांड पूरी करूंगा। वो लोग बहुत खुशी खुशी मेरे घर से गए थे, क्योंकि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया था। उनके जाने के बाद जब मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो मेरी पत्नी अपने कानों को हाथ लगा लिया था। मुझसे कहने लगी, ये आपने क्या कर दिया है? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम आप कहाँ से करोगे? मैंने कहा, सारी जिंदगी तुम्हें और निशा को संभालता आया हूँ, तब भी तो मेरे पास कोई इंतजाम नहीं था। अभी कुछ न कुछ कर लूंगा। मैं जानता था मेरी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर मैंने सोचा कि शादी के बाद हर लड़की अपनी पुरानी मोहब्बत भूलकर शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो जाती है। बेटी की शादी की डेट अगले महीने ही फिक्स हुई थी। मैंने अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। 5 लाख की रकम पहले से ही मैंने निशा के लिए सेविंग्स करके रखी थी। बाकी 15 लाख रुपए का भी मुझे कहीं ना कहीं से इंतजाम करना था। मैं जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ के बॉस से मैंने बात की, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए की मदद दी और 2 लाख रुपए मैंने उनसे उधार लिए थे, जो मुझे हर महीने अपनी सैलरी में कटवाने थे। बहुत सारे पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने अपने घर के कागज़ पर बैंक से लोन ले लिया और अपने घर को गिरवी रख दिया। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। शादी वाला दिन आ गया था। अभी भी मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, क्योंकि शादी में सजावट, शादी के हाल का खर्चा, मेहमान आते उनका खर्च और शादी के खाने का खर्चा, बेटी के जेवर बनाने का खर्चा भी तो अलग से था। लगभग 5-6 लाख का तो यही खर्च था। अभी मेरे पास 7 लाख रुपए और कम पड़ रहे थे। शादी का दिन भी आ गया था। बारात में आने में 1 घंटा रह गया था जब मेरी पत्नी ने कहा, पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना बारात में किसी तरह का कोई हंगामा ना हो जाए। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है, मैंने कुछ दिन पहले उससे बात की थी, आज उसे बात करके और देखता हूँ। मैंने अपने उसी दोस्त को शादी में भी इनवाइट किया था, मगर किसी इमरजेंसी की वजह से वो मेरे घर नहीं आ सका। जब मैंने उसे कॉल की तो उसने कहा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता और तुम्हारी रकम मेरे पास रखी हुई है। मैंने सोचा था कि मैं जब वहाँ आऊँगा तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, मगर मैं वहाँ नहीं आ सकता, तुम खुद यहाँ आ जाओ। मैं फौरन ही घर से निकल गया। मेरे दोस्त का घर बहुत दूर था। इधर शादी हॉल में बारात का इंतजार किया जा रहा था। मेरी पत्नी सारे मेहमानों को अटेंड कर रही थी। मैं अपने दोस्त के घर जैसे ही पहुंचा, उसने मुझे पैसे दे दिए थे, और फिर उसके बाद मैं उन पैसों को लेकर जब घर आया तो मैंने सुनसान सड़क पर एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा था। मैं जैसे ही धीरे धीरे इस औरत के करीब गया तो मैंने देखा कि वो चीख चीख कर रो रही थी।
और उसके सामने खून से लथपथ 11 साल की बच्ची जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने देखा सड़क पर दाएं बाएं कोई भी नहीं था, बस बीच से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही थी। मैंने कहा, ये इस बच्ची को क्या हुआ है? तो वो बुरी तरह औरत रोते हुए कहने लगी, ये मेरी पोती है, मैं गरीब औरत हूँ, मांग कर अपना और अपनी पोती का गुजारा करती हूँ। हम लोग अपने घर जा रहे थे, एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और मेरी पोती को कुचल कर चली गई। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी पोती को अस्पताल लेकर चलो, वरना यह मर जाएगी। उस बच्ची की हालत बहुत खराब थी, वो बेचारी जमीन पर बेहोश थी और वह बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर मेरे आगे रो रही थी। वह कहने लगी, मैं बहुत देर से हर किसी से मदद मांग रही हूँ, मगर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा। मैंने इस समय उसी बच्ची को गोद में उठाया और फौरन उसे पास के अस्पताल में भर्ती किया। जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मुझे फिक्र हो रही थी कि मेरी बेटी की बारात आने वाली होगी। इधर मेरे पास 5 लाख रुपए भी मेरे जेब में थे। मुझे पैसों की भी परवाह हो रही थी, मगर इस बार मासूम बच्ची की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। वो बूढ़ी औरत भी मेरे साथ साथ अस्पताल में आ गई थी। वो बार बार रोकर अपनी पोती की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और कहने लगे, इस बच्ची का अभी और इसी समय ऑपरेशन करना होगा। इसकी टांगें बुरी तरह से जख्मी हुई हैं, हमें इसकी टांगों का ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए हमें 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। वो बूढ़ी औरत यह बात सुनकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी, डॉक्टर साहब, मैं तो गरीब औरत हूँ, अपना गुजारा भी मांग मांग कर करती हूँ, मेरे पास भला इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो डॉक्टर के पैरों में गिर गई और कहने लगी, मेरी पोती को बचा लो, मेरा बेटा और बहू तो पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। वो अपनी बेटी को मेरे सहारे छोड़कर चले गए हैं। अगर यह मेरी पोती भी इस दुनिया से चली गई तो मैं क्या करूँगी? किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। मुझसे उस औरत का रोना देखा नहीं जा रहा था। इस समय 5 लाख रुपए तो मेरे पास मौजूद थे। मैं ज़मीन में बैठकर उनके आंसू पोंछे और कहा, डॉक्टर साहब को वो रकम दे दी। मैंने कहा, आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, इस बच्चे की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। उस औरत ने देखा कि जब मैंने पैसे दे दिए हैं तो उसने मुझे दुआएं देना शुरू कर दिया। वो मुझे इतनी दुआएं देने लगी कि जितनी शायद मेरी अब तक की ज़िंदगी में मुझे किसी ने भी नहीं दी थी। वो रोए जा रही थी और मुझे दुआएं देती जा रही थी। काफ़ी देर तक ऑपरेशन चलता रहा। मेरे घर से भी फ़ोन आ रहे थे, मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि इन सब में 2 घंटे लग गए थे। मैं जानता था कि मेरे घर पर हंगामा हो रहा होगा, मेरा इंतज़ार किया जा रहा होगा। जैसे ही डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से निकलकर अच्छी खबर सुनाई तो मेरी जान में जान आई थी और मैं उस बूढ़ी औरत से विदाई लेकर अपने घर आने वाला था, जब उसने मुझे फिर से रोक लिया और कहने लगी, बेटा, आज तुमने मेरी पोती की जान बचाई है, देखना तुम सारी जिंदगी निराश नहीं रहोगे। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, तुम्हें हमेशा इतना कामयाब बनाए कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा। आज तुमने मेरी पोती की जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं उस औरत को आशीर्वाद लेकर जैसे ही शादी हॉल में पहुंचा तो वहां पर सब लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। मेरी पत्नी मुझे देखकर फौरन ही मेरे करीब आई। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं उस बच्ची को गोद में उठाया था जिसकी वजह से मेरे कपड़ों पर भी उसका खून लग गया था। मेरे कपड़े बुरी तरह से खून से सने हुए थे। मेरी पत्नी कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे? आपके इंतज़ार में शादी रुकी हुई है, बारात के लोग बार बार आपके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं और ये आपकी हालत कैसी हो रही है? क्या आपको कहीं चोट लगी है? मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहने लगी, आप तो पैसे लेने के लिए गए थे ना, क्या हुआ, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? मैंने कहा, नहीं, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। रास्ते में जब मैं पैसे लेकर वापस लौट रहा था तो 11 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। मैं उसे अस्पताल लेकर चला गया, वहाँ उसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी था। उसके ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैंने वो सारे पैसे अस्पताल में जमा करवा दिए। उसी समय मेरी पत्नी अपना माथा पीटने लगी और कहने लगी, ये आपने क्या कर दिया? इस तरह से तो हमारी आज बहुत बेइज्जती होगी। अगर आज इन लोगों को पैसे नहीं दिए तो यह बारात वापस लेकर चले जाएंगे। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो, अगर ये लोग बारात वापस लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाएं। मेरी बेटी की शादी तो फिर कभी भी हो जाएगी, मगर उस बच्ची की जान चली जाती तो उसकी दादी उसके बिना कैसे जीती और शायद मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाता। मेरी सारी ही बातें शुक्ला जी और उनका पूरा परिवार सुन रहा था क्योंकि मैं जोर जोर से यह सब कुछ कह रहा था। जब उन लोगों ने मेरे मुंह से सुना कि मेरे पास रकम के पैसे नहीं हैं तो उन्होंने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। वो अपने बेटे को और सारे ही बारातियों को वापस लेकर चले गए थे। मेरी पत्नी रो रो कर उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर मुझे किसी तरह की
कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी। अगर मुझे शर्मिंदगी थी तो इस बात की थी कि मेरी बेटी की बारात वापस चली गई, मेरी बेटी पर दाग लग गया। मैं अफसोस में वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने अपना सर पकड़ लिया कि मैं क्या करूँ। अगर आज मैं कामयाब होता तो मुझे अपनी बेटी के लिए पैसे इधर उधर से न मांगने पड़ते। मैं अपनी पत्नी के गले लगकर रो रहा था। हमारी तरफ के सारे मेहमान खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। इतने में ही मैंने देखा कि सामने से मेरी बहन किरण, उसका पति और उसके दोनों बेटे आ रहे हैं। किरण को देखकर मैं शॉक्ड रह गया था। किरण ने मेरी पत्नी को गले लगाया। वो मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी की शादी कर रहे हो और अपनी बहन को भूल गए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, यह तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, आओ तुम बैठो। तो कहने लगी, नहीं, जो कुछ भी हुआ है वो मैं सब कुछ जानती हूँ। बाहर जो लोग बारात लेकर वापस गए हैं वो मेरे पति के जानने वाले हैं। उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है। मुझे पता चल गया था कि मेरी भतीजी की शादी है, मगर मेरी भतीजी की बारात वापस चली जाएगी यह मैं नहीं जानती थी। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। यह लालची लोग हैं, यहाँ से तुम्हारी बेटी खुश नहीं रहती। तुम खुद सोचो, जो लोग शादी से पहले ही तुमसे इतनी बड़ी रकम की डिमांड कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद तुम्हारी बेटी को खुश रखेंगे। रिश्ता खत्म होने पर उदास मत हो। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने पैसों का बंदोबस्त इधर उधर से क्यों किया। तुम्हारी बहन भी तो अभी इस दुनिया में है ना, तो मेरे पास भी तो मदद के लिए आ सकते थे। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी कितनी मदद करना चाहती हो। सारी जिंदगी तुमने मेरा मजाक बनाया है। वो कहने लगी, तुम ठीक कह रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने भाई के साथ और भाभी के साथ शुरू से ही बहुत गलत किया, मगर मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं तुम्हारी अगर मदद करती तो वो मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि मम्मी पापा की तरफ से करती। मैंने चौंक कर किरण की तरफ देखा तो वह कहने लगी, हाँ, वो मदद जो पापा तुम्हारे लिए संभाल कर रख गए थे। पापा भले ही सख्त थे, कुछ गलतियां उनकी भी थीं, मगर ऐसा नहीं था कि वो तुमसे प्यार नहीं करते थे। वो हमेशा यही चाहते थे कि तुम भी मेरी तरह कामयाब बन जाओ, मगर तुम्हारा तो भाग्य ही खराब था। वो यह बात नहीं समझ सके कि जिसका नसीब अच्छा होता है वही आगे बढ़ता है। फिलहाल पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपना सब कुछ तुम्हारे और मेरे नाम कर दिया था। पेपर्स के मुताबिक जिस घर में पापा रहते थे वो घर मेरा है, और जो 2 घर पापा ने रेंट पर दिए हुए थे वो दोनों ही घर तुम्हारे हैं। पापा का कहना था कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बेटी है। उन्हें तुम्हारी बेटी की फिक्र हुई थी कि अभी तक तुम कुछ नहीं कर सके हो, तो जब बेटी की शादी का टाइम आएगा तो क्या करोगी। इसीलिए पापा ने उन दोनों घरों के पेपर मुझे दे दिए थे और कहा था कि जब तक तुम्हारी बेटी जवान होती है तब तक जितनी भी रकम आएगी वो सारी रकम तुम अपने पास रख लेना, और जब रितेश की बेटी की शादी का टाइम आएगा तो ये सारी रकम इकट्ठी करके उसे दे देना। वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने बेटे को अपने गुस्से से काबू में कर सकूं, मगर वो काबू में नहीं हुआ। हाँ पापा, तुम्हें गुस्से से काबू में करना चाहते थे। वो चाहते थे तुम्हें प्यार से भी काबू में कर सकते थे, लेकिन उनका तरीका गलत नहीं था। कुछ गलतियां मम्मी की भी रही हैं, मेरी भी रही हैं। उन सबको भूल जाओ। आज मैं तुम्हारी जमा पूंजी तुम्हें देने के लिए आई हूँ, यह तुम अपने पास रखो, और अब तुम अपनी बेटी की शादी करना, आगे तक भी उनका किराया तुम अपने पास ही रखना। मैंने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो किरण। कहने लगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम अपने दिल से मम्मी पापा के लिए नफरत निकाल दो, यह पैसे एक्सेप्ट करो और अब अपनी बेटी की शादी जहाँ चाहे वहाँ करवा देना। किरण ने मुझे गले से लगाया था और कहने लगी, बहन भाई के रिश्ते कभी खराब नहीं होते। अगर बहन से गलती हो जाती है तो बहन माफी भी मांग लेती है, और भाई भी ऐसा होना चाहिए कि अपनी बहन को माफ कर दे। मेरी बहन को मैंने माफ कर दिया था और अपने दिल से अपने मम्मी पापा को तो मैं पहले ही माफ कर चुका था। आज ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। हम लोग घर आ गए थे, हम सब खुश थे, मगर उदास थे तो वह मेरी बेटी जो जान गई थी कि मैं अब भी उसकी मर्जी के खिलाफ दूसरी जगह उसकी शादी करवाऊंगा। मेरे बेटे की आंखों में अभी तक आंसू थे। वो अनुराग को नहीं भूल सकी थी। मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था जब अगले दिन खुद हमारे घर अनुराग आया और कहने लगा, अंकल, कल के लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ। कल निशा की बारात वापस चली गई, मगर मैं अभी भी आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मैं आपसे बात करने के लिए आया था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसे कभी नहीं भूल सकता। शायद वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती है। मुझे जैसे ही नौकरी मिल जाएगी मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा।
आज ना जाने कि इतने सालों बाद मुझे अनुराग के अंदर अपना आप नजर आ रहा था। मैं भी तो अपने माता पिता के आगे कुछ इसी तरह से रुचि के लिए गिड़गिड़ा रहा था। एक दिन मैं भी इतना ही मजबूर था तो क्या मैं अपना वक्त भूल जाता। मेरे माता पिता मुश्किल से ही सही मगर मान तो गए थे। मैं भी काफी देर तक सोच विचार करता रहा और फिर इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ कर दी थी। मैं खुद अपनी पत्नी को लेकर अनुराग के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर गया था और इस तरह मैंने अपनी बेटी की शादी अनुराग के साथ करवा दी थी। अनुराग मेरी ही तरह एक मामूली इंसान था। मैं जानता था कि जिस तरह धीरे धीरे मैं कामयाब हुआ, मैंने बहुत सारी परेशानियों से लड़ने के बावजूद भी अपनी बेटी और अपनी पत्नी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दी, तो अनुराग भी मेरी बेटी को खुश रखेगा। क्योंकि कोशिश करने वाले इंसान कभी नाकामयाब नहीं होते। वो भले ही ज्यादा कामयाब ना हो लेकिन इतना कामयाब तो हो ही जाता है कि खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार ले। मेरी बेटी मुझसे बहुत खुश हुई और उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो भी खत्म हो गई। मेरे पास जो रकम लेकर किरण आई थी उससे मैंने अपना सारा लोन चुकता कर दिया और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। मेरी ही तरह अनुराग ने मेहनत करके मेरी बेटी की खातिर खुद को कामयाब बना लिया है। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हालात सुधरने में वक्त जरूर लगता है। कभी कोई आसमान से गिरकर जमीन पर आ जाता है तो कोई जमीन से उठकर आसमान पर चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।